हेलो दोस्तों, तो आज का क्लास हिस्ट्री चैप्टर से लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बिल्कुल आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि कौटिल्य, पहला क्वेश्चन है कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की। तो कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की, तो सबसे पहले नाम आ रहा है कौटिल्य। तो कौटिल्य के 3 नाम होता है। कौटिल्य को ही क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त, चाणक्य कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त कहते हैं। बहुत अच्छा, क्या क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो इन्होंने एक किताब का रचना किया जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कौन किताब है? अर्थशास्त्र। आप लोग को बीच जाएगा, आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन ऑप्शन होगा, इसमें कौन ऑप्शन होगा। आप लोग को पहले पूछ लेंगे जवाब, उसके बाद फिर हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्राक्षस किसकी रचना है? मुद्राक्षस किसकी रचना है? कौटिल्य का है, मेगास्थनीज का है, विशाखदत्त का है, कालिदास का है? तो विशाखदत्त का है। किसका है बच्चे? विशाखदत्त। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में एक फर्स्ट ऑप्शन में इंडिका, सेकेंड ऑप्शन में मेघदूत, थर्ड ऑप्शन तो आप लोग का इसका आंसर ही हुआ कौटिल्य का रचनाकार, और फोर्थ ऑप्शन में डी में है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? तो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? पाणिनि। अगर कहे कि मेघदूत का लेखक कौन है, तो कालिदास। कौन है? कालिदास। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। आप लोग को समझ में आया होगा कि चारों ऑप्शन में इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। इसी प्रकार से आप लोग तो यहाँ पर मेगास्थनीज को भी जान गए, विशाखदत्त, कालिदास। कालिदास किस पुस्तक का रचना किया है? मेघदूत का, है ना। विशाखदत्त किस पुस्तक का रचना किया है? मुद्राक्षस का। किसका किया है? मुद्राक्षस पुस्तक का। अगला क्वेश्चन है कि कदाम्बरी के लेखक कौन है? कदाम्बरी का लेखक कौन है? तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन दे रहे हैं कालिदास, कौटिल्य, वानभट्ट, अश्वघोष। वानभट्ट। कौन है? वानभट्ट। बहुत सुंदर, वानभट्ट। अगला क्वेश्चन है आप लोग को बीच कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, और ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और डी में है महावंश। ये तो खैर हो ही नहीं सकता है महावंश। अंगुत्तर निकाय में भी इसका उल्लेख है और भगवती सूत्र में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो इससे ऑप्शन कौन होगा? सही ऑप्शन कौन है? ए और बी। कौन सही है बच्चा? ए और बी। ए और बी सही है। अब थोड़ी सी बात किया है महाजनपद की, तो हम लोग महाजनपद को डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग बताइएगा कि महाजनपद की संख्या कितना था? 16। प्रारंभ में महाजनपद की, अभी भी महाजनपद की संख्या कितना है? 16। और 16 महाजनपद में बेटा एगो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है जिसका नाम क्या है? मगध। और मगध की राजधानी कहाँ है? राजगीर। कहाँ है? राजगीर। राजगीर को पहले क्या बोला जाता था? राजगृह बोला जाता था, यानी राजा का घर को राजगृह कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे है कि कोसल, बहुत सुंदर है, कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? तो देखिए पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है सरजू, चौथा ऑप्शन है गंडक। तो आप लोग बताइएगा कि कोसल एक महाजनपद है जो किस नदी पर स्थित है? सरजू नदी पे है। बहुत सुंदर, किस नदी पे है? सरजू नदी पे। आप लोग बता सकते हैं कि गंगा पे कौन सी स्थल स्थित है? तो पाटलिपुत्रा। कौन है? पाटलिपुत्रा। अगर पाटलिपुत्रा की बात करें तो पाटलिपुत्रा, गंगा, गंडक ये सब इसी पे स्थित है। आगे बात करें, क्वेश्चन है कि इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? वाह, महाजनपद की संख्या कितना बताए बाबू? 16। और 16 में एक कौन सी महाजनपद है? इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ की राजधानी कहाँ है? आप लोग बता सकते हो? इंद्रप्रस्थ की राजधानी कहाँ है बेटा? कुरु है। लेकिन अब कहेगा कि कोसल किसका है, मगध किसका है, अंग किसका है राजधानी,
तो अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। चंपा की राजधानी कहाँ है? अंग। और मगध की राजधानी कहाँ है? राजगिरी। मगध की राजधानी कहाँ है? राजगिरी। और कहेगा कौशल कहाँ है? श्रावस्ती का। कहाँ है? श्रावस्ती का। तो ये चारों का हम लोग को राजधानी पता चल गया। कुरु का कहाँ है? कुरु का राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। कौशल का कहाँ है? श्रावस्ती। मगध की राजधानी कहाँ है? राजगिरी। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। इसके बाद आगे कहता है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? बहुत सुंदर क्वेश्चन है बेटा। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? आप लोग बता सकते हो। मौर्य वंश की स्थापना में पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है बिंबिसार और चौथा है समुद्रगुप्त। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कहाँ का नेपोलियन कहते हैं? भारत का नेपोलियन। बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किया था। किस वंश का किया था? हर्यक वंश। और हर्यक वंश महाजन पद का पहला वंश है। कौन वंश है? पहला वंश। पहला वंश का नाम क्या है? हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक का नाम क्या है? बिंबिसार। और अशोक जो है, अशोक किसका? बिंदुसार के लड़का है। बिंदुसार के पुत्र अशोक है। अशोक छोटा बेटा था। अशोक ने ही कौन युद्ध किया था बेटा? कलिंग युद्ध किया था। और इस कलिंग युद्ध में सबसे ज्यादा माने लाखों व्यक्ति को मार धार किए थे अपने तलवारों से। और कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने तलवार को रख करके कौन धर्म को अपनाया था? कौन धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। कौन? अशोक। बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म में इन्होंने व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्तिगत की में प्रचार करके बौद्ध धर्म के दिया था दी। तो हम लोग क्वेश्चन है यहाँ पे कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किस वंश को अंत मार करके और लाया? तो नंद वंश को। कौन वंश को? नंद वंश। नंद वंश के किस शासक को हत्या किया चंद्रगुप्त मौर्य? धनानंद को। किसको मारा था? धनानंद को। किसको? धनानंद को मारने के बाद इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जो थे कौन वंश का स्थापना किया था? मौर्य वंश का। आपको ये भी जानकारी होगा, आप लोग को कभी हम पढ़ाए होंगे कि यहाँ पे मौर्य वंश जो स्थापना किया था, मौर्य वंश के पहले नंद वंश जिस समय नंद वंश महाजन पद पर था, उस समय अगर बात की जाए तो महाजन पद पर क्या कहते हैं? मगध पर जो है क्या सिकंदर महान आक्रमण कर दिया था। कौन? सिकंदर महान। और सिकंदर महान के सेना का नाम था सेल्यूकस निकेटस। उस सेल्यूकस निकेटस को चंद्रगुप्त मौर्य अपने हाथों से उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन सेल्यूकस निकेटस ने अपनी बेटिया कर्नेलिया को आगे कर दिया था। और कर्नेलिया जो है, कर्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का क्या होता है? विवाह होता है। उसी कर्नेलिया को देख रेख के लिए मेगास्थनीज को भेजा गया था। कहाँ? बिहार। कहाँ? बिहार। आगे है कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध कब हुआ? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 683 ईसा पूर्व, 183 ईसा। ये तो खैर 183 में कुछ है ही नहीं है, ये ऑप्शन पहले गलत हो गया। 563 ईस्वी पूर्व में क्या होता है? 583 ईसा पूर्व में क्या है? गौतम बुद्ध का क्या हो गया? महात्मा बुद्ध का। किसका जी? बताइए आप लोग। 540 ईस्वा में महात्मा बुद्ध का क्या होता है? जन्म होता है। और 683 ईसा पूर्व में क्या होता है? मृत्यु होता है। 483 में होता है नहीं जी 483 ईसा पूर्व में। कितना ईसा पूर्व में? 483। खैर हमको ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में। तो हम चारों ऑप्शन की बता रहे थे। तो 540 ईस्वी में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ? जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। आगे है क्वेश्चन, भारत में पहली रेल किन स्टेशन के बीच चलाई गई थी? मान लीजिए पुणे से मुंबई, मुंबई से थाने, मुंबई से दिल्ली, पुणे से दिल्ली। तो देखिए भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और लॉर्ड डलहौजी ने
पहली ट्रेन चलाई थी मुंबई से थाने के बीच चलाया था और मात्र 34 किलोमीटर चलाया था। कितना किलोमीटर बच्चे? 34 किलोमीटर। तो मुंबई से थाने यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी मुंबई से थाने के बीच। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत किसने किया था? किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहेगा, एक क्वेश्चन और आता है लॉर्ड डलहौजी से कि किस अंग्रेज शासक ने हड़प नीति अपनाया था? तो वही लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाया था। रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो तांबा राजस्थान के खेतड़ी जगह है, वहाँ से प्राप्त हुआ। कहाँ से? राजस्थान के खेतड़ी से। ऑप्शन ये सही है इसका। अब कहेगा कि बिहार से, तो नहीं। अफगानिस्तान से नहीं। ईरान से नहीं। अब देखिए क्वेश्चन तांबा पर आया है, तो आप लोग बता सकते हो कि तांबा हमारा जो मनुष्य ने पहली बार किस धातु का खोज किया था? तांबे की। किसका? तांबा। और तांबा कहाँ है? तो कहाँ है? राजस्थान के खेतड़ी में। राजस्थान के खेतड़ी में। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बता सकते हो? हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन है लौह युग, ऑप्शन है कांस्य युग, ऑप्शन है ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से लगता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि लोहा वगैरह तांबा का खोज हुआ था किस में? तांबा का खोज हो गया था पाषाण काल में। किस काल में? पाषाण काल में, है ना। और कांसा का खोज हुआ किस काल में? हड़प्पा के अर्ध ऐतिहासिक काल में। किस काल में? अर्ध ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? 3। कौन कौन है? प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक काल में किसका खोज हुई? तांबा की। किसका खोज हुई? तांबा की। प्राग ऐतिहासिक काल में किसका खोज हुई? तांबे की। और उसके बाद आप लोग बताइएगा कांसा का खोज किस काल में हुआ? किस काल में हुआ? किस काल में? अर्ध ऐतिहासिक काल में, यानी हड़प्पा सभ्यता में। किस सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता। तो इसलिए कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। अब यहाँ पे आता है कि लौह युग, तो ऐतिहासिक काल को कहा जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक काल में तांबा, कांसा और लोहा सबका परिचित हो गया था, है ना। लौह युग ऐतिहासिक काल में। अगला है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो कौन था? लोथल। कौन था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था बेटा? लोथल। तो अब कर रहा है अगला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। अन्नागार के मतलब समझ रहे हैं? अनाज रखने वाला सबसे बड़ा भंडार का साक्ष्य कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। अगला कहता है, क्वेश्चन बहुत सुंदर है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? है ना। भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन है बेटा 1920, 1921, 1930, 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले समझ लीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से हुआ। कुछ हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन पर कुछ 2-4 क्वेश्चन और याद कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन मतलब मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ होना था। इस आंदोलन का रूपरेखा तैयार करने के लिए किसके जिम्मा मिली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज मैं द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूं। लेकिन अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी नेताओं को रातों रात गिरफ्तारी कर लिया था, और इसी गिरफ्तारी को लेकर के इसको चुपके से नेतृत्व किया था कौन? मदन मोहन मालवीय, है ना। पटना के बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मतलब कि क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सारी चीज़ भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में पटना के सचिवालय में 7 विद्यार्थियों का क्या हुआ था? शहीद हो गया था। पटना के पुलिस अधिकारी का नाम था आयर्स। आयर्स ने गोलियां चलवा दिया था। तो अब हम लोग जाने भारत छोड़ो आंदोलन 1920 में। 1930 ईस्वी में कौन आंदोलन हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन आंदोलन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर कहेगा कि 1921 में तो कोई ये तो है ही नहीं। 1920 में कौन आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। एक गांधी जी का 3 आंदोलन था, तीनों महत्वपूर्ण आंदोलन था। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में
1930 में क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। आप लोग बताइएगा 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन। कौन विभाजन? 1911 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन रद्द। और 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ बनाई गई थी, दिल्ली। कहाँ बनाई गई थी, दिल्ली। और आप लोग को ये भी पता होगा कि 1912 में जो है बिहार बंगाल से क्या हो गया था, बंगाल प्रांत से अलग हुआ था। पता है ना क्वेश्चन, बिहार बंगाल प्रांत से कब अलग हुआ, 1912 में। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। और आगे कहता 1916। तो 1916 में भी एक हुआ है कि महात्मा गांधी जब क्या कहते हैं 1915 ईस्वी में कहाँ से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। तो 1916 ईस्वी में उन्होंने आ करके भारत क्या किए थे, तो साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। किसका स्थापना किए थे, साबरमती आश्रम की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में बेटा, लेकिन इस साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 ईस्वी में, है ना। साइमन नाम के व्यक्ति ने साइमन कमीशन का गठन किया। इसमें 7 सदस्य था। कितना सदस्य था, 7। और सातों के सातों कहाँ के सदस्य थे, अंग्रेज के सदस्य था। इसीलिए लाला लाजपत राय ने क्या किए, इसको विरोध किए। पंजाब के लाला लाजपत राय थे, उन्होंने विरोध किया। और विरोध किए तो उनके सिर पर लाठी का क्या हो गया, प्रहार किया गया। इसलिए दो उनका है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया, लाला लाजपत राय। और साइमन कमीशन के समय लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई, तो उनके सिर पर लाठी का प्रहार से। तो उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के आखिरी कील ताबूत के लिए साबित होगा। तो 1927 में गठन हुआ, 28 में भारत आया। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में। 1930 में तो आप लोग को पता होगा कि कौन आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर 1930 की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 में। तो अब नीचे एक क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा गोलमेज सम्मेलन से, धैर्य रखिए। आगे है 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ। तो 1919 में एक कौन एक्ट पारित हुआ, रेगुलेटिव एक्ट, जिसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। कौन एक्ट कहते हैं, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है अंग्रेजों के द्वारा एक्ट लगाया गया था। ये एक्ट कब लगा, 1919 में। यह एक्ट कौन लगाया था, ये अंग्रेज का नाम क्या था, तो सर सिडनी के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा, सर सिडनी। सर सिडनी ने इस एक्ट के तहत कहा कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून है। गांधी जी ने इसे जानते हो बड़ा प्यार से कहा कि जो आप कानून लगाए हैं ये कानून कैसा है, रॉलेट एक्ट काला कानून है। कैसा कानून है बेटा, काला कानून है। अब काला कानून का अब आगे कहता है काला कानून। अब काला कानून कह करके और यहाँ भी रॉलेट एक्ट जो है क्या हुआ, फिर समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने। तो अब यहाँ क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि पन किस धातु का सिक्का था। किस धातु का था, चांदी का। पन किस धातु का सिक्का था, चांदी का। अगला क्वेश्चन है कि फहियान कौन था, तो फहियान एक चीनी तीर्थयात्री था। फहियान एक कौन था, चीनी तीर्थयात्री। यहाँ नीचे है क्वेश्चन कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3। तो आपको 3 गोलमेज सम्मेलन में अगर आपसे बात कही जाए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1932 में। यहाँ से कई एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन थे, भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किस सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अब क्वेश्चन पूछेगा कि किस गोलमेज सम्मेलन को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, तो
1932 की गोलमेज सम्मेलन को पुणे पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो आपको अगला क्लास में मिलेगा। यहाँ तक कि आप लोग VVI क्वेश्चन है, बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल अनुष्का कोचिंग सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।